चनारीपुर का किसान बशीरुद्दीन अपनी ईमानदारी और नरम दिल मिजाज के लिए पूरे गांव में मशहूर था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो खेतों में पहुंच जाता और शाम को जब बाकी लोग चाय पीकर आराम करते वो तब भी हल चलाता नजर आता। उसके बेटे अहमद को भी यही आदत थी, मगर अहमद थोड़ा अलग था। उसके दिमाग में हमेशा कोई न कोई तरकीब चलती रहती थी। एक दिन बशीरुद्दीन ने अपनी साल भर की मेहनत से उगाई गई गेहूं मंडी ले जाने का फैसला किया। उसके दिल में खुशी थी कि इस बार अच्छी कीमत मिलेगी। मंडी में उसकी मुलाकात सेठ नसीरुद्दीन से हुई, एक मोटा ताज़ा चालाक ताजिर जिसकी मूंछों के सिरे हमेशा मुड़े हुए होते, जैसे किसी को ललकार रहे हों। सेठ नसीर ने बड़ी नरमी से कहा, अरे बशीरा भाई, आपकी गेहूं तो सोना है सोना, मगर आजकल मंडी में रेट गिरा हुआ है। आप चाहें तो मैं नकद में खरीद लेता हूं। बशीरुद्दीन ने सादे दिल से पूछा, कितने में लोगे सेठ जी? सेठ ने आंखें मूंद कर हिसाब लगाने का ड्रामा किया, फिर बोला, बस 60 रुपए मन, इससे ऊपर कोई नहीं देगा। हालांकि असल कीमत 90 रुपए मन थी, मगर बेचारे बशीर को बाजार के चक्कर नहीं आते थे। उसने सेठ की बात मान ली। सौदा तय हो गया। जब शाम को अहमद खेत से लौटा तो उसने सुना कि अब्बा ने गेहूं बेच दी है। कितने में? उसने पूछा। 60 रुपए मन में बेटा, सेठ नसीर ने नकद पैसे दिए। बहुत नेक आदमी है। अहमद के माथे पर बल आ गए। अब्बा नेक नहीं, ये सेठ तो पूरे गांव को लूटता है। बाजार में आज 90 रुपए मन का रेट चल रहा था। बशीर का चेहरा उतर गया। क्या? मगर उसने तो कहा था ना अब्बा, पर सच नहीं बोला। अहमद के लहजे में तलखी थी। अब देखना, मैं सेठ नसीर को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। बशीर ने हंसकर कहा, बेटा हम नेक लोग हैं, बदला लेना अच्छा नहीं होता। अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बदला नहीं अब्बा, इंसाफ लूंगा, वो भी अकल से, हाथ से नहीं। रात को चांदनी छत पर फैली हुई थी। अहमद चुपचाप खजूर के पेड़ के नीचे बैठा था, आंखों में चमक और दिमाग में एक नई चाल। वो खुद से बोला, कल से खेल शुरू होगा और इस बार शिकारी खुद जाल में फंसेगा। अगली सुबह अहमद ने अपनी पुरानी साइकिल निकाली, जिसकी घंटी एक बार बजती तो 3 बार वापस जवाब देती थी। वह सीधा मंडी पहुंचा, जहां सेठ नसीर अपने दुकानदारों पर चीख चिल्ला रहा था। उसके सामने तोलने वाली तराजू रखी थी, जिस पर हमेशा वजन कम निकलता था, मगर चालाक सेठ की मुस्कान कभी कम नहीं होती थी। अहमद खामोशी से जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। अरे अरे, ये तो बशीरा का लड़का अहमद है। क्या बात है बेटा, कोई सौदा चाहिए? सेठ ने मक्कार मुस्कुराहट के साथ पूछा। जी सौदा नहीं सेठ जी, एक बात बतानी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? अब्बा ने जो गेहूं आपको दी थी ना, वो दरअसल खास बीजों वाली गेहूं थी। अगर वो खाने में इस्तेमाल हो तो नुकसान हो सकता है। वो तो बेचने के लिए नहीं थी, मगर आपने जल्दी कर दी। अब्बा बहुत परेशान हैं कि कहीं वो किसी के हाथ न लग गई हो। सेठ नसीर के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या मतलब, नुकसानदेह? जी वो बस बीजों के लिए रखी थी, मगर खैर, अगर आपने अभी तक वो गेहूं बेची नहीं तो हम वापस ले लेते हैं, पैसे भी लौटा देंगे। सेठ ने फौरन हकलाते हुए कहा, ना, वो अभी गोदाम में ही है, ले जाओ, फौरन ले जाओ। अहमद ने आंखों में मासूमियत सजाकर कहा, वाह सेठ जी, आप तो बड़े शरीफ निकले, अल्लाह आपका भला करे। सेठ ने हाँफते हुए अपने मजदूरों को बुलाया। अरे ओ रमेश, जल्दी जल्दी बशीरा के बेटे को सारी बोरियां वापस दे दो। चंद ही लम्हों में अहमद ने गेहूं वापस ले ली। जाते वक्त उसने हल्का सा सलाम किया और हंसते हुए बोला, सेठ जी दुआ करें कि अगली बार अब्बा नुकसानदेह बीज न बोएं। सेठ के पसीने छूट गए, मगर अहमद के दिल में खुशी के छोटे छोटे पटाखे फूट रहे थे। घर पहुंचकर जब बशीरुद्दीन ने सारा माल देखा तो हैरान रह गया। अरे ये तो वही गेहूं है, सेठ ने वापस कैसे कर दी? अहमद ने हंसते हुए कहा, अब्बा सच माने तो कभी कभी अकल हल से ज्यादा तेज चलती है। बशीर ने मुस्कुराकर बेटे के सर पर हाथ फेरा। बेटा तूने तो बाप का मान रख लिया, मगर याद रख, बदले की आग ठंडी जल्दी नहीं होती और सेठ जैसे लोग जल्दी नहीं सुधरते। अहमद ने पूरे एतमाद लहजे में कहा, अब्बा अभी तो खेल शुरू हुआ है, अगला वार कुछ ऐसा होगा कि उसके पैसे भी हंसने लगेंगे। और वाकई अहमद के दिमाग में एक और अनोखी तरकीब तैयार हो चुकी थी, जो सेठ नसीर की लालच को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने वाली थी। चंद दिन गुजर गए।
गांव के लोग अब भी अहमद की चालाकी की बातें करते न थकते थे। मगर सेठ नसीर के दिल में आग लगी हुई थी। उसमें खुद से कहा, मुझे एक लड़के ने बेवकूफ बना दिया। नहीं, अब देखता हूं ये अहमद कैसे हंसता है। दूसरी तरफ अहमद अपने घर की छत पर बैठा पुराने अखबार में लिपटी कुछ रसीदें देख रहा था। उसकी आंखों में वही शरारत थी जो किसी शिकारी की आंखों में शिकार से पहले चमकती है। सेठ नसीर को लालच पसंद है ना, बस अब उसी लालच में वो खुद फंसेगा। अगले दिन अहमद बाजार में गया। उसने अपने एक दोस्त काशिफ को साथ लिया जो गांव में अपनी हंसी मजाक के लिए मशहूर था। दोनों ने मंडी के बीचों बीच एक छोटा सा तख्ता लगाया जिस पर लिखा था, खास जाफरानी दाने, एक मुट्ठी में 1000 रुपए का नफा। लोग हैरान होकर रुकने लगे। अहमद ने बड़े इत्मीनान से एक छोटे डिब्बे में गेहूं के दाने रखे हुए थे जिन पर हल्का सा रंग चढ़ाया गया था। काशिफ आवाज लगा रहा था, आओ भाई आओ, सोने से भी कीमती जाफरानी दाने। जिसने खरीदा वो अमीर हुआ। इतने में सेठ नसीर भी पहुंच गया। उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे अहमद मियाँ, अब जाफरान का कारोबार? तुम किसान लोग कब से ताजिर बन गए? अहमद ने हंसते हुए कहा, सेठ जी हम तो छोटे लोग हैं मगर ये दाना बड़ा नफा देता है। आप जैसे बड़े आदमी खरीदेंगे तो मंडी हिल जाएगी। सेठ की आंखों में लालच चमकने लगा। कितने का है ये दाना? बस 100 रुपये मुट्ठी, मगर एक शर्त है, अगर आप बीज बोएं तो पानी में सिर्फ नमक डालना होगा। यही इस दाने का राज है। सेठ ने हंसते हुए कहा, वाह अहमद, तुम तो बड़े ताजिर निकले। अच्छा ठीक है, ये 10 थैले दे दो। अहमद ने दाने बेच दिए और चुपचाप मंडी से निकल गया। अगले हफ्ते गांव भर में चर्चा थी कि सेठ नसीर ने अपने खेतों में जाफरानी दाने बो दिए हैं। हर रोज वो सुबह सवेरे जाकर देखता मगर जमीन से कुछ नहीं निकलता। एक दिन उसने गुस्से में मजदूरों पर चीख कर कहा, ये बीज क्यों नहीं उगते? मैंने नमक भी डाला, पानी भी दिया। अहमद ने सुना तो हंस पड़ा, सेठ जी नमक में से दाने उगते हैं या भुनते हैं? पूरी मंडी कहकहों से गूंज उठी। सेठ का चेहरा लाल, फिर पीला, फिर नीला हो गया। मगर अहमद ने आगे बढ़कर अदब से कहा, सेठ जी हमने सिर्फ आपको ये याद दिलाया कि जैसे जमीन खाली बीज कबूल नहीं करती वैसे ही अल्लाह लालची दिल में बरकत नहीं डालता। सेठ नसीर के पास कहने को कुछ न रहा मगर उसके दिल में अब एक नई आग जलने लगी, बदले की। और अहमद जानता था खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सेठ नसीर की इज्जत मंडी में खाक में मिल चुकी थी। लोग उसके पास से गुजरते तो हंसी दबा लेते। कोई कहता जाफरान उगा रहे हैं सेठ जी, तो कोई बोलता नमक वाले खेत का क्या हाल है। सेठ के चेहरे पर दिन ब दिन गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अहमद ने मेरा मजाक उड़ाया है, अब वो देखेगा कि नसीर सेठ कितनी जल्दी हिसाब बराबर करता है। उधर अहमद को सब खबर थी। वो अब्बा के साथ खेत में काम करते हुए भी दिल ही दिल में अगली चाल सोच रहा था। बशीरुद्दीन अक्सर समझाते, बेटा अब बस कर, बदला देने वाला रब है। मगर अहमद के होठों पर शरारत भरी मुस्कान आ जाती, अब्बा इस बार बदला नहीं, सबक होगा, वो भी ऐसा कि सेठ नसीर हमेशा के लिए सीधा हो जाए। अगले दिन अहमद ने एक नया तमाशा रचाया। उसने शहर के अखबार में एक इश्तिहार छपवाया, चनारीपुर में नया जड़ी बूटी का तेल, सिर्फ 1 कतरा और जानवर दूना दूध दें। इश्तिहार में नीचे छोटा सा नाम दर्ज था, अहमद बशीर एंड कंपनी। पूरा गांव हंसी में डूब गया मगर सेठ नसीर के दिमाग में फौरन कारोबार की घंटी बजे। ये तेल अगर मैं खरीद लूं और मंडी में बेचूं तो सारा मुनाफा मेरा। वो फौरन अहमद के पास पहुंचा, अहमद मियाँ तुम्हारे पास कितना तेल है? बस सेठ जी थोड़ा ही है मगर आपके लिए खास रियायत कर दूंगा। कितने में बेचोगे? हर बोतल 200 रुपए। ले आओ 10 बोतलें। सेठ नसीर खुशी से तेल ले गया। अगले दिन उसने गांव के किसानों में मशहूर कर दिया कि ये तेल जानवरों के लिए जादुई है। दूना दूध समझो दूनी दौलत, वो मंडी में चिल्लाता फिर था। लोगों ने बोतलें खरीद लीं मगर 2 दिन बाद हाल ये था कि गांव की सारी गाय बदबूदार हो गईं, कोई दूध नहीं दे रही थी। सब सेठ नसीर की दुकान के बाहर जमा हो गए। अरे ये कैसा तेल बेचा है तूने? जानवरों ने दूध देना बंद कर दिया है, ये तो बदबू से बेहोश हो रहे हैं। सेठ पसीने में शराबोर हो गया। मैं तो खुद अहमद से खरीदा था। उसी वक्त अहमद वहां पहुंच गया। अरे सेठ जी मैंने तो साफ कहा था वो तेल सिर्फ बैलों के सींग चमकाने के लिए है, खाने या लगाने के लिए नहीं। पूरी मंडी एक बार फिर हंसने लगी। किसी ने कहा, सेठ जी अब आपके बैलों के सींग तो चमक रहे हैं मगर इज्जत का क्या होगा?
अहमद ने आहिस्ता से कहा, सेठ जी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा के साथ धोखा दिया था, आज अल्लाह ने वही धोखा आपको लौटा दिया। मगर ये हमारा बदला नहीं, ये इंसाफ है। सेठ नसीर चुप खड़ा रहा। उसके आंसू उसके झूठे शान के साथ बह निकले। अहमद, मैं शर्मिंदा हूं। तुमने अक्ल से जो वार किया उसने मेरा गुरूर तोड़ दिया, मगर मेरे ज़मीर को जगा दिया। मुझे माफ़ कर दो। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, मैं तो सिर्फ वही करने आया था जो आपने मेरे अब्बा के साथ किया था, बस अंदाज मुख्तलिफ था। अब हिसाब बराबर है। सेठ ने गहरी सांस ली। बेटा, अब मैं चाहता हूं कि ये दुकान तुम्हारे अब्बा के नाम कर दूं। उनके हाथों की कमाई हलाल है और मेरी तो बस हराम की धूल। अहमद चौंक गया। सेठ जी, हम लेने नहीं आए, देने आए हैं। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा थैला निकाला और सेठ के सामने रखा। ये वही 60 रुपए मन के हिसाब से बेकी की गेहूं की रकम है। अब्बा कह रहे थे कि अगर आप माफ़ी मांग लें तो ये पैसे वापस कर देना, क्योंकि ईमानदारी का सौदा हमेशा साफ रहता है। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। अहमद, तू तो मेरे लिए बेटा निकला। अल्लाह तुझे हमेशा कामयाब रखे। बशीरुद्दीन भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सेठ के कंधे पर हाथ रखा। नसीर भाई, गुनाह का बोझ जितना भारी हो, तौबा उतनी हल्की कर देती है। अल्लाह सब देखता है। चंद दिन बाद सेठ नसीर ने अपनी दुकान के ऊपर एक नया बोर्ड लगाया, बशीर एंड नसीर एंड सन्स, ईमानदार सौदा, बरकत वाला नफ़ा। गांव के लोग खुश थे। बाजार में फिर से रौनक आ गई थी। अहमद खेत के किनारे बैठा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। हवा में गेहूं की खुशबू थी और शाम की लाली उसके चेहरे पर चमक रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा, देखे ना, आखिर में जीत फिर सच्चाई की ही हुई। बशीर ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, हाँ बेटा, सच की फसल देर से उगती है, मगर जब उगती है तो जमीन खुशबू से भर जाती है। और उस दिन चनारीपुर के खेतों में न सिर्फ गेहूं की फसल पकी, बल्कि इंसाफ और ईमानदारी की भी एक नई फसल उगी, जो बरसों तक याद रखी गई।